Hello friends, so this is lecture 2 of our series of ancient history. प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था आपका क्लास फर्स्ट जो हुई थी उसमें हमने जाना था मीनिंग ऑफ हिस्ट्री के बारे में, पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। कंस्ट्रक्शन मीन्स पास्ट के कुछ इवेंट्स हुए हैं, लेकिन उन इवेंट्स के बारे में हमको कैसे पता चला। कुछ चीज़ें थी जो हमें मिली रिटन फॉर्मेट में थी या कुछ अदर फॉर्मेट में थी। जब उन्हें हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनके बाद उनसे हमने पास्ट के इवेंट्स के बारे में जानने की कोशिश की, तो इसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, बेसिकली हमारे पास टू सोर्सेस थे जिनके थ्रू हमने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। फर्स्ट वन, नॉन लिटरेरी सोर्स। नॉन लिटरेरी सोर्स मीन्स ऐसा कोई सोर्स, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो हमारे पास रिटन फॉर्मेट में नहीं थी, रिटन फॉर्मेट नहीं था वो। सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मीन्स ऐसे सोर्सेज जो आपको रिटन फॉर्मेट में मिलते हैं। रिटन फॉर्मेट में हमारे पास लिटरेचर पार्ट ही बेसिकली अवेलेबल है। उनमें से लिटरेचर पार्ट्स को भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजन के ऊपर बेस्ड हैं। रिलीजन कोई भी रिलीजन हो सकता है, रिलीजियस कोई भी टेक्स्ट हो सकते हैं, जिनके थ्रू हमने ये पता किया कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें होती थी। कई बार हमें उन टेक्स्ट में पता चलता है, तो इसके थ्रू हमने वहाँ की हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। सेकेंडरी जो है हमारे पास वो है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर का इटसेल्फ मीन है कि ये किसी भी रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसे किसी भी अगर आप किंगडम की बात करते हैं तो वहाँ की कोई इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी के ऊपर कोई टैक्स लिखे गए होंगे। वहाँ की कोई पॉलिटी होगी, राज्य व्यवस्था होगी, उसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लिखा गया होगा। तो ऐसे टैक्स जो बेसिकली किसी भी रिलीजन की बात नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? सेक्युलर लिटरेचर। अभी हम बात करते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, नॉन लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो रिटन फॉर्मेट में नहीं है, सिंपली इसका मीनिंग है। तो फर्स्ट सोर्स क्या है हमारे पास? कॉइन्स। फर्स्ट सोर्स क्या है? कॉइन्स। जैसे आज के टाइम में हम लोग के पास पेपर करेंसी अवेलेबल है, अर्लियर टाइम पे पेपर करेंसी हमारे पास नहीं होती थी, ज़्यादातर मेटल्स का ही यूज़ किया जाता था करेंसी के लिए। तो हमारे पास जो भी कॉइन्स अवेलेबल थे वो ज़्यादातर मेटल्स में ही मिलते थे। पहले स्टार्टिंग में आपको गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे, कॉपर कॉइन्स मिलेंगे, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से कॉइन्स बनाए गए। जब आप एग्जीबिशन कहीं का करते हो, खुदाई करते हो, तो वहाँ से आपको वहाँ के कॉइन्स भी मिलते हैं। उन कॉइन्स के थ्रू आप पता लगा सकते हो हिस्ट्री के बारे में, वहाँ की। जैसे वहाँ की इकोनॉमी कैसी रही होगी, वहाँ पे अदर चीज़ें कैसी रही होंगी, आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें पता चलती हैं कॉइन्स से। जैसे कि स्टार्टिंग में कॉइन्स जो थे वो कुछ सिंबल्स हुआ करते थे उन कॉइन्स में, और ये कॉइन्स किन चीज़ों से बनते थे? सिल्वर एंड कॉपर। स्टार्टिंग में कुछ कॉइन्स गोल्ड से भी बनाए जाते थे, देन ऑनवर्ड्स सिल्वर एंड कॉपर का यूज़ किया जाने लगा कॉइन्स बनाने के लिए। इसके बाद से जो बाद के कॉइन्स आने लगे, उनमें क्या मेंशन किया जाने लगा? नेम ऑफ किंग्स, गॉड्स, डेट्स, ईटीसी, इन सब चीज़ों का भी यूज़ किया जाने लगा। अब आप खुद सोचिए, जब आपको कोई ऐसा कॉइन मिलेगा जिसमें कहीं का कोई गॉड मेंशन हो, कहीं की कोई किंगडम का किसी किंग का नाम लिखा हो, या कोई डेट मेंशन की गई हो, तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कि वहाँ का कैसा पास्ट था, हिस्ट्री वहाँ की कैसी थी। और ये जो कॉइन्स होते हैं आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। किसी भी डायनेस्टी की इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसी थी, वो चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। वहाँ की कोई स्क्रिप्ट है, आर्ट है, या कोई रिलीजन है, उसके बारे में भी हम इन कॉइन्स के हेल्प से जान सकते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इन कॉइन्स की स्टडी करते हो तो इस पर्टिकुलर ब्रांच को हमने क्या कहा? इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, सो नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी और मटेरियल रिमेन्स। जब हमने कहीं भी गए, हमने कहीं की डिगिंग की, खुदाई की, तो वहाँ पे डिगिंग के बाद हमको वहाँ से कुछ चीज़ें मिली। उन चीज़ों के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? उनकी जो एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि जो भी चीज़ हमको मिली है वो लगभग कब की है, उसकी एज क्या हो सकती है, पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड को बिलोंग करती है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग बेसिकली हर एक कार्बन बेस्ड जो मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली लिविंग थिंग्स से ये चीज़ें पाई जाती हैं, उनमें कार्बन 14 नाम का एलिमेंट होता है। तो कार्बन 14 एलिमेंट का हमारे पास एक स्टैंडर्ड है कि इस
पॉइंट में लगभग इतना होना चाहिए। उससे जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी एलिमेंट का कि उसमें कितना कार्बन 14 अवेलेबल है, तो उसके थ्रू हम उसकी एज का पता कर सकते हैं। तो ये आपकी टेक्निक बताती है आपको कि जो भी चीज़ है आपके पास उसमें कार्बन 14 के एलिमेंट के थ्रू कि उस पर्टिकुलर थिंग की एज क्या हो सकती है, वो कितनी पुरानी हो सकती है, वो किस टाइम पीरियड को बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट वन, अब हमें कहीं की भी क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में अगर पता करना है तो बेसिकली हम कैसे पता कर सकते हैं, वहाँ के प्लांट रेजिड्यूज़ को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं। प्लांट रेजिड्यूज़ क्या होते हैं कि जैसे वहाँ पे कोई प्लांट था और वो अभी थोड़ा बहुत ही उसका कोई पार्ट बचा हुआ है, तो आप उनका एग्जामिनेशन कर सकते हो प्रॉपरली, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली कैसा क्लाइमेट था, कैसा वेजिटेशन था। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, पॉलन एनालिसिस भी किया जाता है। यू नो पॉलन क्या होता है, पॉलन की हेल्प से आपको न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आप उन पॉलन्स की भी एनालिसिस कर सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो पर्टिकुलर वहाँ का क्लाइमेट या वेजिटेशन कैसा हुआ करता था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं ये हैं इंस्क्रिप्शंस, या हम इन्हें प्रशस्तीज भी कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे, पुराने टाइम में कई बार आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी भी होंगी कि बहुत सारे किंग्स हुआ करते थे, तो उनको जो भी नई चीज़ें करवानी होती थी अपने किंगडम में, कोई ऐसा उन्हें आदेश अपना मनवाना होता था या कोई नया ऑफर निकालना होता था, तो वो लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े रॉक्स में या कहीं पे भी वैसे लिखवा दिया करते थे वो सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता था, जब वो राइटिंग फॉर्म में अवेलेबल होता था तो कोई भी जाके उन्हें ईजिली पढ़ सकता था, जिससे कि उन्हें उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता था। तो जनरली ये चीज़ें किन चीज़ों पे कराई जाती हैं, इनग्रेव्ड आपकी स्टोन्स पे, या फिर ये चीज़ें जनरली आपकी स्टोन या फिर मेटल्स पे लाइक कॉपर, इन चीज़ों पे कराई जाती थी। और क्या क्या इनमें आपका हो सकता था, अचीवमेंट्स हो सकते थे, अगर किसी किंग ने कुछ नया अचीवमेंट किया है या वहाँ के लोगों ने कुछ नया अचीवमेंट किया है वो हो सकता था, कुछ नया आइडिया है, रॉयल ऑर्डर्स हैं, या कोई ऐसे डिसीजंस हैं जो वहाँ के किंग या और लोगों के थ्रू वहाँ पर लिए गए हैं, तो वो चीज़ें आपकी कराई जा सकती थी, जिससे लोगों को राइटिंग फॉर्मेट में होता था तो लोग ईजिली इसे पढ़ सकते थे और लोगों को इनके बारे में पता चल सकता था। अब जब ये आपको इंस्क्रिप्शंस कहीं से मिलते हैं तो इनके थ्रू आप क्या पता कर सकते हैं, हम यहाँ से जान सकते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में कि वहाँ का रिलीजन्स क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ वहाँ की क्या थी, सारी चीज़ों के बारे में हमको इन इंस्क्रिप्शन से पता चल सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे देखी 2-3 चीज़ें ली हुई हैं। फर्स्ट तो आपका है अशोका, सभी ने अशोका का नाम सुना ही होगा। अशोका के हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद से जैसे हमारे सतवाहना थे जो किंग्स थे, डेक्कन के किंग थे, इन्होंने भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लैंड ग्रांट्स के रिगार्डिंग छोड़े हुए हैं, जिनके थ्रू हम इनके बारे में कुछ चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनकी स्टडी को हमने बेसिकली एक नाम दिया, हम इन्हें क्या कहते हैं, एपिग्राफी। क्या कहते हैं हम इन्हें, एपिग्राफी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स क्या थे, जैसे जो लोग हमारे देश में इंडिया में आते थे फॉरेन से, किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में विज़िट करते थे, ये ग्रीक्स थे, चाइनीज़ थे, रोमन विजिटर्स हो सकते थे, जो लोग ये हमारी कंट्री में विज़िट करने के लिए आए। तो इन्होंने जब विज़िट किया तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, लिटरेरी सोर्सेस अपने पीछे छोड़े, या नॉन लिटरेरी सोर्सेज भी थे जिनके थ्रू, तो इनके थ्रू हमें ये पता चला कि हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट कैसा था। ठीक है, अब ये जो आते थे फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में, बेसिकली या तो ये ट्रैवलर होते थे, घूमने के लिए आते थे, या फिर ये क्या करते थे, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए भी ये इंडिया में आया करते थे। बेसिकली सभी का एक एम होता है अपने रिलीजन में यहाँ के लोगों को कन्वर्ट कराना, इसलिए ये लोग भी आया करते थे। और इन्होंने एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल पास्ट अपने पीछे छोड़ा हुआ है, जिसे हम लोग जब देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें उस टाइम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे आपके जो ग्रीक एम्पेस्टर थे मेगास्थनीज, जब वो इंडिया आए तो उन्होंने एक बुक लिखी दैट इज़ इंडिका। इंडिका एक बुक थी जो उन्होंने लिखी, और ये जो बुक है ये किसके बारे में बात करती है, मौर्यन सोसाइटी के बारे में बात करती है। जो आपका मौर्यन साम्राज्य था उसके बारे में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये बुक इंडिका बताती है। नेक्स्ट जो लिया है मैंने दैट इज़ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एंड टॉलमीज ज्योग्राफी। ये दोनों भी किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ग्रीक में लिखी गई हैं। और ये किस चीज़ के बारे में बात करती हैं, इंडिया एंड रोमन एम्पायर के बीच में जो आपके पोर्ट्स एंड कमोडिटीज़ ऑफ ट्रेड हैं, इनके बारे में बेसिकली आपको ये बुक्स बताती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है फाहियान। फाहियान एक बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे। इन्होंने जब इंडिया को विज़िट किया तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं गुप्तास के एज के बारे में। जब गुप्त साम्राज्य यहाँ पर इंडिया पे था उस टाइम पे फाहियान आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य उस टाइम पर कैसा था, वहाँ की हिस्ट्री कैसी थी। नेक्स्ट है हमारे पास ह्वेन सांग। ये भी एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे और जब इन्होंने भी इंडिया को विज़िट किया और बहुत सारी चीज़ें हमें बताई किंग हर्षवर्धन के बारे में। और जब ये आए तो उस टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया में बहुत फेमस थी। इसका बहुत अच्छा ग्लोरियस पास्ट है हमारे पास। तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के पास्ट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हुई हैं। दिस इज़ डन फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके लिटरेरी सोर्सेज के बारे में और बातें करेंगे। अभी लेक्चर 2 फिलहाल यहीं पे मैं ओवर करी हूँ। अगर आपको ये लेक्चर ज़रा भी फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।